हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। तो चलो, इस लेक्चर के अंदर हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 टाइम सीरीज एनालिसिस की। अब चलो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। अब ये हमें क्या कहता है? मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एंड बिजनेस डाटा लाइक प्राइसेस, नेशनल इनकम, पॉपुलेशन, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, सेल्स, प्रॉफिट एक्सेट्रा आर कलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। हमारे जितने भी यहाँ पे अधिकतर इकोनॉमिक डाटा और बिजनेस डाटा जो होते हैं, जैसे कि हमारे प्राइसेस, नेशनल इनकम, पॉपुलेशन, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स का डाटा, हमारा प्रोडक्शन, हमारी कंजम्पशन, सेल्स, प्रॉफिट वगैरह, ये हमारे टाइम के बेसिस पे कलेक्ट करे जाते हैं। और ये जो डाटा होता है, इसमें हमारा रेगुलर या इरेगुलर चेंजेस आते हैं और कॉन्स्टेंटली विद द पैसेज ऑफ टाइम। हमारे टाइम के साथ साथ इनमें रेगुलर या इरेगुलर चेंजेस आते हैं। कैसे? एक एग्जांपल लो। अब एग्जांपल क्या है, ये देखो। 2020 के अंदर मेरी जो पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 मिलियन है। 2021 के अंदर मेरी यहाँ पे 15 मिलियन हो गई। 2022 के अंदर मेरी यहाँ पे 20 मिलियन हो गई। 2023 के अंदर मेरी यहाँ पे 22.5 मिलियन हो गई। एंड 2024 के अंदर मेरी यहाँ पे 28 मिलियन हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जो मेरा एक इकोनॉमिक फैक्टर क्या है, यहाँ पे मेरा पॉपुलेशन मेरा इकोनॉमिक फैक्टर हो गया, जिसको मैं यहाँ पे टाइम के बेसिस पे मैं यहाँ पे इसको कंपेयर करूँगा। अब ये देखो, यहाँ पे जो मैंने डाटा कलेक्ट कर रखा है अपने पॉपुलेशन का, ये मैंने कैसे कर रखा है? ये मैंने टाइम के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कलेक्ट कर रखा है। सबसे पहले तो कैसे? टाइम के रिस्पेक्ट में मैंने यहाँ पे इसको कलेक्ट कर रखा है। 2020, 2021, 22, 23 एंड 24। अब क्या है, यहाँ पे देखो, 2020 से 2021 के अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इसको कंपेयर करूँ, तो यहाँ पे मेरी 5 मिलियन से पॉपुलेशन मेरी इंक्रीज़ हो गई। मतलब कि यहाँ पे मेरा चेंज आ गया। उसके बाद यहाँ भी मेरा 5 मिलियन से चेंज आ रहा है। पर यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे मेरा 2.5 मिलियन से चेंज आ रहा है। एंड यहाँ पे मेरा क्या हुआ? यहाँ पे मेरा 5.5 मिलियन से मेरा यहाँ पे चेंज आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तो 2020 से 2022 तक यहाँ पे मेरा रेगुलर चेंजेस आ रहे थे। पर 2022 से अगर मैं 2024 तक की बात करूँ, तो यहाँ पे मेरे इरेगुलर चेंजेस आए। हो सकते हैं कि यहाँ पे कोविड आ गया हो, ताकि मेरी पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो गई हो या मेरी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई हो। तो वैसे हम देखते हैं। तो इसका अंदर छोटा सा मतलब क्या हो गया कि जो भी यहाँ पे हमारा एक वेरिएबल होता है, इकोनॉमिक वेरिएबल भी हो सकता है, बिजनेस डाटा भी हो सकता है, बिजनेस वेरिएबल भी हो सकता है। उसके डाटा को हम कलेक्ट करते हैं क्रोनोलॉजिकली ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम के साथ हम उसको कलेक्ट करते हैं। कैसे? 2011 की हमारी पॉपुलेशन क्या थी, 2012 की क्या थी, 2013 की क्या थी, 2014 की क्या थी। ऐसे हमने डाटा को कलेक्ट करा। डाटा कलेक्ट करने के बाद अब हम उसमें देखते हैं कि यहाँ पे रेगुलर चेंजेस है, इरेगुलर चेंजेस है। रेगुलर चेंजेस कैसे? कि यहाँ पे जो मेरा इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन के अंदर, वो तो मेरा अक्सर होता ही रहता है। मतलब कि कांस्टेंट रेशो से मेरा यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। इरेगुलर चेंजेस क्या? कि मेरा जो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो मेरी डिक्रीज कर गई कोविड के समय पे। तो मतलब कि एकदम से ड्रास्टिक डिक्रीज आ गया। कैसे आ गया? कोविड की वजह से। क्या ये रेगुलर है? नहीं, हमेशा तो आता ही नहीं है। इरेगुलर है, मतलब अनप्रिडिक्टेबल था ऐसे करके। तो कभी कभार आता है। तो उसमें हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो चेंज होते हैं वो रेगुलर भी हो सकते हैं और इरेगुलर भी हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या पता चलता है? समटाइम्स प्राइसेस शो एन अपवर्ड ट्रेंड एंड समटाइम्स अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड। कभी कभार क्या होता है, जो प्राइसेस होते हैं वो अपवर्ड ट्रेंड शो करते हैं और कभी कभार डिक्लाइनिंग ट्रेंड। नॉर्मल सा एग्जांपल, गोल्ड क्या होता है? गोल्ड कभी अगर बढ़ता है तो इतना बढ़ता है कि वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, उसका प्राइस इंक्रीज ही होता रहता है। पर कभी क्या होता है कि कभी अगर वॉर वगैरह कुछ चल रही हो, तो गोल्ड के प्राइसेस क्या होते हैं? वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाते हैं। गोल्ड के प्राइसेस क्या होते हैं? वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाते हैं। उसके बाद क्या है? फॉर द मेजरमेंट ऑफ द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ डाटा ओवर टाइम, द स्टडी ऑफ टाइम सीरीज इज एक्सट्रीमली यूजफुल। हमें जब ये स्टडी करनी होती है, अपनी यहाँ पे मेजरमेंट करनी होती है चेंजेस में, मतलब कि यहाँ पे मेरे जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी अगर मेरे को मेजरमेंट करनी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि 2020 से 2025 तक, ऐसे जो मेरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर मेरे को चेंजेस को मेजर करना है, तो उसमें मेरा टाइम सीरीज एनालिसिस वाला चैप्टर बहुत काम में आता है। छोटा सा ये समझ लो कि अगर मैं यहाँ पे पॉपुलेशन को यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ कि मेरी पॉपुलेशन 2020 के अंदर 10 मिलियन थी, 2021 के अंदर 15 मिलियन, 2022 के अंदर 20 मिलियन, 2023 के अंदर 22.5 मिलियन, 2024 के अंदर यहाँ पे मेरी 28 मिलियन। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे मैंने अपने डाटा को कलेक्ट कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कि 2020 का डाटा, 21 का डाटा, 22 का, 23 का, 24 का। अब क्या है, यहाँ पे मैं 2020 से लेके 24 तक के एक यहाँ पे ट्रेंड पैटर्न को एनालाइज कर सकता हूँ इस चैप्टर की मदद से, कि यहाँ पे एक अपवर्ड ट्रेंड है या डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। उस ट्रेंड के एनालिसिस के बेसिस के ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं 2025 का एस्टीमेट कर सकता हूँ कि पॉपुलेशन कितनी हो सकती है। मैं 2025 की पॉपुलेशन को यहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि कितनी पॉपुलेशन हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? टाइम सीरीज एनालिसिस हमें क्या करता है? हमें मदद करता है कि हम पास्ट के डाटा को यहाँ पे एनालाइज करें, पास्ट के डाटा को यहाँ पे मेजर करें, ताकि हम अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकें।
एक कंपनी की सेल एक साल के अंदर 1 करोड़ थी, अगले साल 2 करोड़ होगी, उससे अगले साल 4 करोड़ रुपए हो गई। तो वो उससे अगले साल जब आएगी तो वहाँ पे उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मेरी यहाँ पे क्या हुआ, मेरी यहाँ पे जो सेल्स है वो यहाँ पे मेरी इंक्रीज होती जा रही है। पहले साल 1 करोड़ रुपए हुई, अगले साल 1 करोड़ रुपए हुई, फिर उसके बाद 2 करोड़ रुपए हुई। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैं उसने अपने पास्ट डाटा को यहाँ पे एनालाइज करा, पास्ट बिहेवियर को यहाँ पे एनालाइज करा, एंड अपने फ्यूचर की जो भी ईयर आएगा उसकी सेल को वहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकता है, फ्यूचर की सेल को वहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकता है। तो उसमें क्या होगा, उसमें हमारे यहाँ पे टाइम सीरीज एनालिसिस वाला चैप्टर बहुत काम में आएगा। अब ये देखते हैं, अब इसका मीनिंग क्या होता है। द सेट ऑफ डाटा कलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इज कॉल्ड टाइम सीरीज। जो हमारे ये क्या होता है, ये हमारा एक सेट ऑफ डाटा होता है जो हमारा कलेक्ट करा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम कैसे, जो टाइम हो सकता है वो हमारा डेज में भी हो सकता है, मंथ्स में भी हो सकता है, एंड ईयर्स के अंदर भी हो सकता है। टाइम सीरीज क्या है, टाइम सीरीज हमारे एक तरह का डाटा है जो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पे कलेक्ट करा जाता है। यहाँ पे जो मेरा डाटा था वो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पे कलेक्ट ही तो करा गया है, ईयर्स के बेसिस पे तो कलेक्ट करा गया है। अब जो वेदर रिपोर्ट होती है, वेदर रिपोर्ट हमारी डेली रिकॉर्ड करी जाती है कि आज का वेदर क्या था, कल का वेदर क्या होगा, परसों का वेदर क्या था, ऐसे करके। तो वो हमारे यहाँ पे ऐसे रिकॉर्ड करी जाती है, वो डेज में रिकॉर्ड करी जाती है। तो टाइम क्या है, टाइम हमारे यहाँ पे डेज में भी हो सकता है, मंथ्स में भी हो सकता है, एंड ईयर्स के अंदर भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे पर्सन ने अपनी अलग अलग डेफिनेशन दे दी। अब यहाँ पे सबसे पहली डेफिनेशन हमारी क्या निकल के आती है, अ टाइम सीरीज कंसिस्ट ऑफ डाटा अरेंज क्रोनोलॉजिकली। जो टाइम सीरीज क्या है, यहाँ पे ये क्या कंसिस्ट करता है, ये यहाँ पे डाटा कंसिस्ट करता है जो यहाँ पे क्रोनोलॉजिकली यहाँ पे अरेंज करे गए हैं। मतलब कैसे, यहाँ पे एक सीक्वेंस वाइन है, मतलब पहले 2020 का, फिर 21 का, फिर 22 का, फिर 23 का, फिर 24 का, मतलब यहाँ पे एक ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज करे गए हैं। उसके बाद क्या है, अ टाइम सीरीज इज अ सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशंस अरेंज इन एन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और ये क्या हुआ, यहाँ पे बस डेफिनेशन को यहाँ पे एक अलग दे दिया, अलग यहाँ पे रूप दे दिया, अलग यहाँ पे कर दिया, बाकी इसका मतलब बिल्कुल सेम ही है। यहाँ पे क्या हुआ, टाइम सीरीज इज अ सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशन। स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशंस क्या होगी, हमारी यहाँ पे 10 मिलियन 15 मिलियन जो हमारी पॉपुलेशन यहाँ पे हमने जो क्वान्टिटेटिव डाटा के अंदर एक्सप्रेस करी है। उसके बाद थर्ड डेफिनेशन हमारे यहाँ पे क्या निकल के आती है, अ टाइम सीरीज इज अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस टेकन एट स्पेसिफाइड टाइम्स यूजली एट इक्वल इंटरवल्स। मतलब कि ऐसी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, कलेक्ट करते हैं, यूजली एट इक्वल इंटरवल्स, मतलब कि यहाँ पे इक्वल गैप्स के ऊपर। मतलब कि यहाँ पे मैं हर साल की निकाल रहा हूँ, यहाँ पे पॉपुलेशन, यहाँ पे एक एक साल का गैप आ रहा है इन सब के अंदर। उसके बाद, अ टाइम सीरीज कंसिस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा विच आर कलेक्टेड, रिकॉर्डेड, ऑब्जर्व्ड ओवर सक्सेसिव इंक्रीमेंट्स। टाइम सीरीज क्या कंसिस्ट करता है, एक स्टैटिस्टिकल डेटा जो कलेक्ट करा जाता है, रिकॉर्ड करा जाता है या ऑब्जर्व करा जाता है ओवर सक्सेसिव इंक्रीमेंट्स। मतलब कि यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है ना, पहले 2020 का, उसके बाद फिर अगले साल का 2021 का, फिर उसके बाद 2022 का अगले साल का, उसके बाद अगले साल 2023 का, उसके बाद अगले साल का 2024 का। मतलब कि सक्सेसिव इंक्रीमेंट जो हमारे पीरियड के अंदर हो रहा है उसके बेसिस पे हमारे यहाँ पे डाटा कलेक्ट करा जा रहा है। उसके बाद क्या है, अ टाइम सीरीज मे बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ रीडिंग्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स ऑफ सम इकोनॉमिक वेरिएबल और कॉम्पोजिट्स ऑफ वेरिएबल। नॉर्मल सी बात है, इन सबका कहने का मतलब एक ही है कि जो आपका टाइम सीरीज है ये क्या है, कि आपका जो भी डाटा है वो आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पे कलेक्ट, ऑब्जर्व या रिकॉर्ड करा जाता है। उसके बाद जो आपका ये जो डेटा होता है, ये आपका स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है, आपका बिजनेस डेटा, आपका इकोनॉमिक वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, या मिक्स ऑफ वेरिएबल भी हो सकता है। अब चलते हैं आगे। अब इसके अंदर आगे क्या आता है, द एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज enables अस टू अंडरस्टैंड द पास्ट बिहेवियर ऑफ द सीरीज एंड देयर बाय हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर बिहेवियर। मतलब कि टाइम सीरीज की मदद से हम अपने पास्ट के बिहेवियर को एनालाइज कर सकते हैं एंड अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे फ्यूचर में क्या होगा। उसके बाद, व्हेन द डेटा आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ देयर अकरेंस ऑफन दे शो फ्लक्चुएशंस फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्रॉम डे टू डे, फ्रॉम वीक टू वीक, फ्रॉम मंथ टू मंथ, एंड फ्रॉम ईयर टू ईयर। अब जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसके अंदर जो भी फ्लक्चुएशंस होती है वो कैसे हो रही है, वो टाइम टू टाइम हो रही है। मतलब कि वो ईयर टू ईयर भी हो सकती है, वो मंथ टू मंथ भी हो सकती है, वो डे टू डे या वो वीक टू वीक भी हो सकती है। मतलब कि उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं मेरे डेटा के अंदर, वो फ्लक्चुएशंस जो आ रही है वो मेरी कैसी है, वो मेरी यहाँ पे जो अभी मैंने पीछे वाला एग्जाम्पल लिया था पॉपुलेशन का, वहाँ पे मेरी ईयर टू ईयर आ रही है। उसके बाद, these fluctuations are caused due to the combined effect of number of factors commonly known as the component of a time series। अब क्या है, यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो कांस्टेंट रेशियो से इंक्रीज हो रही थी, पर यहाँ पे थोड़ी कम इंक्रीज हुई। उसके बाद यहाँ पे एकदम से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। तो क्या हुआ, इन सब के पीछे कोई ना कोई फैक्टर है कि यहाँ पे मेरी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज क्यों हुई, इसके पीछे कोई ना कोई फैक्टर होगा, या जो मेरी पॉपुलेशन है वो डिक्रीज क्यों हुई, उसके पीछे कोई ना कोई फैक्टर होगा। तो वो क्या होता है, वो जो फैक्टर होता है, वो जो रीज़न होता है, उसको हम कहते हैं कॉम्पोनेंट ऑफ टाइम सीरीज, या और क्या कह सकता हूँ, एलिमेंट ऑफ टाइम सीरीज। जो भी वो मेरा फैक्टर है या जो भी वो मेरा रीज़न है मेरे चेंजेस के
पीछे, मतलब कि जो भी मेरा यहाँ पे रीज़न बिहाइंड में जो मेरी रीज़न बिहाइंड मेरे चेंजेस के पीछे, उसको मैं क्या बोलता हूँ, उसको मैं कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज बोलूँगा। बाय स्टडिंग द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, अ बिजनेस एग्जीक्यूटिव कैन मेक इंटेलिजेंट चॉइसेस रिगार्डिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, सेल, इन्वेंटरी। टाइम सीरीज एनालिसिस ऑल्सो हेल्प्स फैसिलिटेटिंग कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट टाइम सीरीज। अब क्या है, टाइम सीरीज की मदद से एक जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव है ये इंटेलिजेंट चॉइसेस यहाँ पे मेक कर सकता है। कैसे? नॉर्मल सी बात है, अगर एक कंपनी का एक साल में अगर सेल थी 1 करोड़ रुपए, अगले साल 2 करोड़ रुपए होगी, तो वो तीसरे साल की यहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकता है कि यहाँ पे मेरे यहाँ पे 1 करोड़ रुपए से हो सकती है यहाँ पे इंक्रीज, वो प्रिडिक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे वो इंटेलिजेंट चॉइसेस ले सकता है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या है, जो टाइम सीरीज है वो हेल्प करती है कि यहाँ पे मैं जो अपने डेटा को है मैं डिफरेंट टाइम पीरियड्स के अकॉर्डिंग उसको कंपेयर कर सकूँ। मतलब कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं 2020 की पॉपुलेशन को कंपेयर कर सकता हूँ 2023 की पॉपुलेशन से। 2023 की पॉपुलेशन को मैं कंपेयर कर सकता हूँ 2025 की पॉपुलेशन से, जो मैं प्रिडिक्ट करूँगा। तो यहाँ पे प्रिडिक्शन की भी यहाँ पे जो है, यहाँ पे प्रिडिक्शन और कंपेयरिंग दोनों को फैसिलिटेट करता है। अब उसके बाद आ जाओ आगे। अब हम पढ़ेंगे इसके कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। टाइम सीरीज के मेजरली यहाँ पे 4 तरह के कंपोनेंट होते हैं। पहला क्या होता है, सेकुलर ट्रेंड, जिसको मैं और क्या बोल सकता हूँ, लॉन्ग टर्म मूवमेंट। इसको मैं किससे डिनोट करता हूँ, इसको मैं टी से डिनोट करता हूँ या टी से रिप्रेजेंट करूँगा। उसके बाद आती है सीजनल वेरिएशन, जिसको मैं यहाँ पे एस से डिनोट करूँगा। उसके बाद आती है साइक्लिक वेरिएशंस, जिसको मैं यहाँ पे सी से डिनोट करूँगा। उसके बाद आती है इरेगुलर एंड और रैंडम वेरिएबल्स, जिसको मैं यहाँ पे आई से डिनोट करूँगा। अब ये समझो सेकुलर ट्रेंड होता क्या है। सेकुलर ट्रेंड में क्या होती है कि यहाँ पे हो सकता है कि अपवर्ड टेंडेंसी हो या डाउनवर्ड टेंडेंसी हो। इन शॉर्ट, नॉर्मल सा मतलब है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आज की पॉपुलेशन कितनी है, कल की कितनी है, परसों की कितनी है, तो बहुत अजीब सा लगेगा कि यार इन पॉपुलेशन को रोज क्यों पूछ रहे हैं। पॉपुलेशन तो ओवर द ईयर्स देखी जाती है, या जो डेथ रेट वगैरह होते हैं ये ओवर द पीरियड देखे जाते हैं। तो उसके कहने का मतलब भी यही है। नॉर्मल सी बात है, अगर आज मैं अपने खेत के अंदर फर्टिलाइजर डाल दूंगा, तो क्या एक दिन के अंदर वीट की प्रोडक्शन डबल हो जाएगी या वीट की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी? नहीं होएगी, वो ओवर द पीरियड होएगी। तो इसका मतलब क्या होता है, सेकुलर ट्रेंड या लॉन्ग टर्म मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि जो भी चेंजेस है वो ओवर द पीरियड यहाँ पे रिकॉर्ड करे जा रहे हैं। जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो ओवर द पीरियड रिकॉर्ड करे जा रहे हैं। अब नॉर्मल सी बात है, अगर जो मेरी पॉपुलेशन है वो आज मेरी, अगर यहाँ पे आज अगर कोई अगर मंडे है, तो आज अगर जो मेरी पॉपुलेशन है वो यहाँ पे मेरी 150 करोड़ है, कल मेरी कितनी हो जाएगी, वो 150.1 हो जाएगी। तो नॉर्मल सी बात इसमें हमें क्या समझ में आती है कि यहाँ पे डेली तो रिकॉर्ड हो नहीं सकती पॉपुलेशन, यहाँ पे ओवर द पीरियड देखी जा सकती है कि 2011 में कितनी थी, 2012 में कितनी थी, 2013 में कितनी थी, 2017 में कितनी थी, 2020 में कितनी थी, ऐसे करके। तो यहाँ पे हम उसको ओवर द पीरियड यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं 2011 से लेके 2000 यहाँ पे 25 तक की देख सकता हूँ कि यहाँ पे ओवर द टाइम कितनी पॉपुलेशन मेरी यहाँ पे आई है, कितनी पॉपुलेशन मेरी यहाँ पे इंक्रीज हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2011 के अंदर मेरी यहाँ पे 100 करोड़ की पॉपुलेशन थी, तो मेरी 2025 तक 150 करोड़ की हो गई, ऐसे करके तो 50 करोड़ का इंक्रीज आ गया। तो यहाँ पे जो भी 50 करोड़ का जो मेरा चेंज था वो मैंने ओवर द पीरियड देखा है, लॉन्ग टर्म पीरियड देखा है, शॉर्ट टर्म पीरियड नहीं, ओवर द लॉन्ग टर्म पीरियड वो मैंने देखा है। उसके बाद क्या आता है, सीजनल वेरिएशंस। सीजनल वेरिएशन का सबसे छोटा सा एग्जांपल कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हर साल दिवाली के टाइम पे आपकी सेल इंक्रीज हो जाती है, या होली के टाइम पे हर साल आपके कलर्स की यहाँ पे जो सेल होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसका मतलब क्या होता है, शॉर्ट टर्म पीरियोडिक मूवमेंट्स होती है जो हर साल यहाँ पे अकर होती है। शॉर्ट टर्म यहाँ पे पीरियोडिक मूवमेंट्स कैसे होगी कि यहाँ पे होली के टाइम पे जो आपकी सेल होगी एकदम से इंक्रीज हो जाएगी आपके कलर्स की, और वो हर साल होएगी होली के समय पे। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम सीजनल वेरिएशन के अंदर उसको डिफाइन करेंगे। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आपकी साइक्लिक वेरिएशंस। साइक्लिक वेरिएशन में क्या होगा, अब सबसे पहले नॉर्मल सी बात है, अगर यहाँ पे कुछ भी होता है, अगर यहाँ पे अगर गवर्नमेंट आपका बजट यहाँ पे इशू कर देती है, तो बजट आते साथ ही जो आपके स्टॉक के प्राइसेस है वो यहाँ पे गिर जाते हैं। जैसे ही स्टॉक के पैसे यहाँ पे गिर गए, तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे जैसे समय बीतता है, तो समय बीतने के साथ वो फिर से रिकवर करता है, उनका प्राइस बढ़ता है। फिर क्या होता है, फिर कुछ एकदम से होता है जिससे उसका स्टॉक का प्राइस फिर से गिर जाता है। फिर कुछ होता है वो धीरे धीरे फिर से रिकवर करती है और अपने पीक पे पहुंचती है। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ भी चेंज आने से मार्केट डाउन हो जाती है, मतलब मार्केट में मंदा आ जाता है, मंदी आ जाती है। उसके बाद वो फिर से धीरे धीरे रिकवर करती है, फिर से मार्केट में तेजी आनी चालू होती है, फिर से मार्केट में बूम आता है। इसका नॉर्मल सा एग्जांपल है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल में क्या होता है, सबसे पहले आप यहाँ पे होते हो, उसके बाद एकदम से आपकी मार्केट में बूम आता है, बूम आने का फिर से रिसेशन आता है, फिर आप धीरे धीरे कवर करते हो, फिर से आपका यहाँ पे बूम आ जाता है, नॉर्मल सा। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है, यहाँ पे हमें नॉर्मल सा पता चलता है कि यहाँ पे इसका जो एग्जांपल हो सकता है वो बिजनेस साइकिल हो सकता है। कि मतलब कुछ भी चेंज आने से, कुछ भी यहाँ पे पॉलिसी वगैरह में कुछ भी चेंज आया, कोई भी बजट वगैरह इशू हुआ, तो उससे हमारे यहाँ पे प्राइसेस गिर गए, यहाँ पे मंदा आ गया, फिर धीरे धीरे यहाँ पे हमारी मार्केट रिकवर करती है, अपनी स्टेबलाइज होती है, वैसे करके। तो यहाँ पे वो हमारा साइक्लिक वेरिएशन के अंदर डिफाइन होगा। उसके बाद क्या आता है, इरेगुलर और रैंडम वेरिएबल्स, जिसको हम
आई से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, ये अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। अनप्रिडिक्टेबल कैसे? नॉर्मल सी बात है, एकदम से कोविड कोविड आ गया, कोविड के समय पे एकदम से जो हमारी पॉपुलेशन थी वो डिक्रीज हो गई, तो क्या हुआ, ये रेगुलर होता रहता है? रेगुलर तो है नहीं, ये तो इरेगुलर है, मतलब अनप्रिडिक्टेबल था। क्या किसी ने सोच रखा था कि कोविड आएगा? नहीं सोच रखा था। तो उसमें क्या हुआ कि ये जो हमारा क्या होता है, ये हमारा इरेगुलर या रैंडम वेरिएबल्स के कैटेगरी के अंदर आएगा। इरेगुलर या रैंडम वेरिएबल्स के कॉम्पोनेंट के अंदर आएगा, जिसको हम आई से डिनोट करेंगे, एंड ये होता है अनप्रिडिक्टेबल। उसके बाद आ जाओ आगे। उसके बाद क्या आते हैं, आप क्या आते हैं यहाँ पे मैथमेटिकल मॉडल्स फॉर टाइम सीरीज। हमारे यहाँ पे टाइम सीरीज के अंदर दो तरह के मॉडल्स हैं, एक तो एडिटिव मॉडल एंड एक मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। एडिटिव मॉडल क्या कहता है कि जो टाइम सीरीज है वो यहाँ पे चारों कंपोनेंट्स का सम है। मतलब कि यहाँ पे सेकुलर ट्रेंड का भी, सीजनल वेरिएशंस का भी, साइक्लिक वेरिएशंस का भी, एंड यहाँ पे आपका रैंडम वेरिएबल्स का भी, मतलब कि इरेगुलर वेरिएशंस का भी। मतलब कि अगर मैं इन चारों कॉम्पोनेंट्स का सम लगा दूँ तो मेरा यहाँ पे टाइम सीरीज निकल के आ जाएगा, एंड ये मेरा एडिटिव मॉडल कहता है। मल्टीप्लिकेटिव मॉडल क्या कहता है? मल्टीप्लिकेटिव मॉडल मेरा कहता है कि जो मेरा यहाँ पे चारों कॉम्पोनेंट का अगर तुम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो मेरा यहाँ पे टाइम सीरीज आ जाएगा। मतलब कि जो मेरा टाइम सीरीज है वो मेरे चारों कॉम्पोनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन है, ऐसा मेरा मल्टीप्लिकेटिव मॉडल कहता है। अब इसके अंदर क्या है, वाई हमारा डिनोट करता है ओरिजिनल डेटा, टी हमने देख लिया कि वो ट्रेंड वैल्यू मतलब कि सेकुलर ट्रेंड, एस मतलब सीजनल कंपोनेंट, सी मतलब साइक्लिक कंपोनेंट, एंड आई मतलब हमारे यहाँ पे इरेगुलर कंपोनेंट। उसके बाद आ जाओ आगे। अब यह आता है हमारा चैप्टर का सबसे मेन पार्ट। अब इसके अंदर क्या है, इस चैप्टर के अंदर हमारे पास यहाँ पे कितने तरह के मेथड्स हैं? हमारे पास यहाँ पे चार तरह के मेथड हैं। फ्री हैंड कर्व और ग्राफिक मेथड, मेथड ऑफ सेमी एवरेज, मेथड ऑफ मूविंग एवरेज, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। पर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर पढ़ना है, हमें ये तीनों वाले मेथड नहीं पढ़ने हैं। उसके बाद मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के अंदर भी हमारे यहाँ पे तीन तरह के यहाँ पे मेथड्स होते हैं। स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, या जिसको मैं और क्या बोल सकता हूँ, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। उसके बाद पैराबोलिक ट्रेंड, एंड उसके बाद एक्सपोनेंशियल ट्रेंड। तो इसके अंदर भी मतलब मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के अंदर भी यहाँ पे मैं एक्सपोनेंशियल ट्रेंड नहीं पढ़ना है, मेरे को यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड पढ़ना है एंड पैराबोलिक ट्रेंड पढ़ना है। अब आ जाओ आगे। सबसे पहले हम अपना स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर हमें क्या कहता है? द स्ट्रेट लाइन ट्रेंड ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड इज द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर की मदद से हम यहाँ पे एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट को यहाँ पे निकालते हैं। लाइन ऑफ बेस्ट फिट यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब लाइन ऑफ बेस्ट फिट होती क्या है? नॉर्मल सी बात समझो, अगर मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दूँ, ये मैंने यहाँ पे वाई एक्सेस ले ली एंड यहाँ पे मैंने एक्स एक्सेस ले ली, एंड यहाँ पे मैं अपने डाटा को प्लॉट करूँगा। अब जब मैंने डाटा को प्लॉट करा तो ज़रूरी थोड़ा नहीं कि यहाँ पे कांस्टेंट इंक्रीज आ रहा है, डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, ज़्यादा इंक्रीज भी हो सकता है, ज़्यादा डिक्रीज भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने अपने पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट कर दिया, यहाँ पे मैंने सारे पॉइंट्स को यहाँ पे अपने प्लॉट कर दिया। अब क्या होता है, अब क्या होगा, यहाँ पे अंदर मैं यहाँ पे एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट निकालूंगा। लाइन ऑफ बेस्ट फिट क्या होती है? इन सब डॉटेड पॉइंट्स के बीच में से गुजरने वाली बेस्ट पॉसिबल लाइन। इन सब डॉटेड पॉइंट्स के बीच में से गुजरने वाली बेस्ट पॉसिबल लाइन जो होती है वो मेरी लाइन ऑफ बेस्ट फिट कहलाती है। अब लाइन ऑफ बेस्ट फिट को यहाँ पे हम कैसे डिनोट करते हैं? इसका नॉर्मल सा होता है y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। अब एक नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने पॉपुलेशन को यहाँ पे अपना प्लॉट कर दिया। अब मुझे यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे क्या ट्रेंड है, यहाँ पे इंक्रीजिंग ट्रेंड है या डिक्रीजिंग ट्रेंड है। तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट की मदद से यहाँ पे मैंने ये एनालाइज कर लिया कि यहाँ पे मेरा इंक्रीजिंग ट्रेंड है, मतलब कि ओवर द पीरियड मेरी यहाँ पे पॉपुलेशन में इंक्रीज आया है। यहाँ पे मेरा इंक्रीजिंग ट्रेंड है, इंक्रीजिंग ट्रेंड। अगर यहाँ पे मेरा डिक्रीजिंग ट्रेंड निकल के आता तो मुझे पता चलता है कि मेरा ओवर द पीरियड मेरी पॉपुलेशन जो है वो मेरी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, मेरी जो पॉपुलेशन है वो मेरी डिक्रीज हो रही है। तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट नॉर्मल सी क्या होती है कि इन सब डॉटेड पॉइंट्स के बीच में से गुजरने वाली एक बेस्ट पॉसिबल लाइन होती है, जिसकी वजह से मुझे मेरा ट्रेंड के बारे में पता चलता है कि मेरा जो ट्रेंड है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड है या डिक्रीजिंग ट्रेंड है। अगर मैं इसको मैथमेटिकली बात करूं तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट क्या होती है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंडिविजुअल टाइम सीरीज होती है फ्रॉम कॉरस्पॉन्डिंग एस्टिमेटेड ट्रेंड वैल्यू गिवन बाय द लाइन इज लीस्ट। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे जो इंडिविजुअल टाइम सीरीज की मेरी ऑब्जर्वेशंस है, इंडिविजुअल टाइम सीरीज की अगर जो मेरी ऑब्जर्वेशंस है, इसको मैं किस में से लेस करूँ, इसको अगर मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड ट्रेंड वैल्यू जो मैं निकालूंगा उसमें से लेस करूँ एंड उसका स्क्वायर करके सबका सम लगा दूंगा, तो वो जो आंसर मेरा आना चाहिए वो मेरा यहाँ पे लीस्ट आना चाहिए। एक तरीके से क्या है कि यहाँ पे इन सबके पॉइंट से बिल्कुल पास से गुजरने वाली लाइन, ये क्या है, ये जो लाइन जा रही है वो इस वाले पॉइंट से सबसे पास होगी, इस पॉइंट से सबसे पास होगी, इस पॉइंट से सबसे पास है, इस पॉइंट से सबसे पास है। उस पॉइंट के अकॉर्डिंग
मतलब कि यहाँ पे इस पॉइंट का सबसे कम डिस्टेंस से जा रही है, इस पॉइंट के सबसे कम डिस्टेंस से जा रही है, इस पॉइंट के सबसे कम डिस्टेंस से जा रही है, ऐसे करके। तो मतलब कि इन सब पॉइंट्स के बीच में से गुजरने वाली एक बेस्ट पॉसिबल लाइन मेरी लाइन ऑफ बेस्ट फिट कहलाती है, जिसकी वजह से मुझे ये पता चलता है कि मेरा जो यहाँ पे ट्रेंड किस तरीके का है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, क्या है। अब उसके बाद अब मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के अंदर आपको यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज को लर्न करना है। अब आपको क्या है, आपको क्वेश्चन के अंदर क्या करना होगा, आपको क्वेश्चन के अंदर अपनी लाइन ऑफ बेस्ट फिट की इक्वेशन निकालनी होगी। लाइन ऑफ बेस्ट फिट की इक्वेशन निकालनी होगी। उसकी इक्वेशन क्या होती है, वाई सी इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। वाई सी क्या होता है, कैलकुलेटेड या एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ ट्रेंड। एक्स क्या होता है, डेविएशन ऑफ ओरिजिन ईयर फ्रॉम टाइम पीरियड। एंड ए बी क्या होते हैं, वो कॉन्स्टेंट्स होते हैं। नॉर्मल सी बात है, मुझे यहाँ पे ये इक्वेशन लर्न करनी है। इस इक्वेशन के बेसिस पे मैं अपना ट्रेंड वैल्यूज यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि यहाँ पे मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ। तो यहाँ पे नॉर्मल सी बात समझो, अगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो मेरा वाई सी है वो मेरी कैलकुलेटेड या एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ ट्रेंड है जो मैं निकालूंगा। उसके बाद एक्स मेरा क्या होगा, यहाँ पे मेरा ओरिजिन ईयर से डेविएशन लेते हुए मेरा टाइम पीरियड का वो मेरा एक्स होता है। जो भी हम क्वेश्चन के में देखेंगे कि क्वेश्चन में इसको निकालेंगे कैसे। बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। उसके बाद क्या है, ए और बी क्या है, ए और बी मेरे यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स है। अब देखो, ये जो बी है इसको मैं क्या कहूँगा, इसको मैं स्लोप कहूँगा। स्लोप क्या होती है, स्लोप क्या होती है, ढलान, नॉर्मल सा। इससे मुझे क्या पता चलता है कि अगर मेरा एक्स में चेंज आने से मेरा वाई में कितना चेंज आ रहा है। मतलब कि चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन एक्स। मेरे एक्स में चेंज आने से मेरे वाई में कितना चेंज आ रहा है। मेरे यहाँ पे एक कमोडिटी के प्राइस बढ़ने से मेरे यहाँ पे डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, वो मेरी स्लोप यहाँ पे डिटरमाइन करेगी। मतलब कि अगर क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा कि आपका यहाँ पे कितना इंक्रीज आ रहा है या आपकी स्लोप क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि बी आपकी स्लोप होती है। क्या है, बी यहाँ पे आपकी क्या डिनोट करेगी, बी आपकी यहाँ पे स्लोप को डिनोट करेगी। अब नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे ये तो मुझे निकालना है एक तरीके से। एक्स तो चलो देखा जाएगा, पर ए बी मैं सबसे पहले कहाँ से लाऊं, मैं ए और बी को सबसे पहले कहाँ से कैलकुलेट करूँ। तो अगर ए बी आपको यहाँ पे डिटरमाइन करना है तो आपको ये दो इक्वेशंस पता होनी चाहिए। इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से हमारे यहाँ पे ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट होके आती है। सबसे पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास यहाँ पे, समीशन ऑफ वाई। ये जो आपका सिंबल है ये आपका समीशन का होता है, मतलब कि जितनी भी वाई की वैल्यूज है उन सबका यहाँ पे सम कर दो। ये क्या है, ये जो साइन होता है ये आपका समीशन का साइन होता है जो आपका सम डिनोट करता है। इस साइन का मतलब होता है कि सम, इस सिंबल का सम मतलब होता है सम। तो मतलब जितनी भी वाई की वैल्यूज है उस सबका सम इक्वल्स टू एन ए। यहाँ पे एन क्या है, एन होता है आपका नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स वो आपका यहाँ पे एन होता है, एन ए प्लस बी समीशन एक्स। सेकेंड इक्वेशन क्या होती है, समीशन एक्स वाई इक्वल्स टू ए समीशन एक्स प्लस बी समीशन एक्स स्क्वायर। ये आपकी दो इक्वेशंस होती है। इनको मैं क्या बोलूँगा, इनको मैं बोलूँगा नॉर्मल इक्वेशंस। इनको मैं क्या बोलूँगा, इनको मैं नॉर्मल इक्वेशंस बोलूँगा। उसके बाद अब ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी अगर क्वेश्चन के अंदर ओरिजिन ईयर है तो ओरिजिन ईयर की हमेशा जो वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है। ओरिजिन ईयर को अगर मैं कोई भी वैल्यू डिनोट करूंगा, कोई भी वैल्यू उसको दूंगा तो उसको जीरो वैल्यू दूंगा हमेशा ओरिजिन ईयर को। तो ये आपको रखना है ध्यान। उसके बाद अब ये देखो, अगर मैं यहाँ पे अगर चीज़ बताऊँ कि अगर मैं यहाँ पे जो समीशन एक्स है इसको मैं बोल दूँ कि ये ज़ीरो है आपका। अगर मैं आपको ये बोल दूँ कि आपका जो समीशन एक्स है ये आपका ज़ीरो है, तो अब आपकी इक्वेशन क्या होगी, आपकी इक्वेशन हो जाएगी समीशन वाई इक्वल्स टू एन ए। क्योंकि अगर ये समीशन एक्स इक्वल्स टू जीरो है तो बी इंटू जीरो जीरो ही तो हुआ। सेकेंड इक्वेशन में आ जाओ। सेकेंड इक्वेशन क्या है, समीशन एक्स वाई इक्वल्स टू ए समीशन एक्स प्लस बी समीशन एक्स स्क्वायर। अगर मेरा समीशन एक्स जीरो है जो मैंने अभी बोला, तो मेरा ये क्या हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू मेरी जीरो हो जाएगी। एंड फिर मेरी इक्वेशन क्या बच जाएगी, समीशन एक्स वाई इक्वल्स टू बी समीशन एक्स स्क्वायर। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, ये देखो ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू डायरेक्ट निकालूंगा तो ए क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे हो जाएगा, एन मेरा यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो समीशन वाई अपॉन में एन, बी मेरा यहाँ रह जाएगा, समीशन एक्स स्क्वायर मेरा यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो बी इक्वल टू समीशन एक्स वाई अपॉन में समीशन एक्स स्क्वायर। इनको मैं क्या बोलूँगा, इनको मैं बोलूँगा सिंप्लीफाइड इक्वेशन या सिंप्लीफिकेशन इक्वेशंस। मतलब कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने दो तरीके की इक्वेशंस पढ़ी। एक तो नॉर्मल इक्वेशन एंड एक पढ़ी यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाइड इक्वेशंस। उसके बाद अब ये देखो, अगर हम यहाँ पे ओरिजिन ईयर की बात करें तो ओरिजिन ईयर आपको क्वेश्चन के अंदर दे भी रखा होता है और नहीं भी गिवन होगा। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ओरिजिन ईयर गिवन है तो हो सकता है कि मैं सिग्मा एक्स को जीरो बना पाऊँ। अगर मैं जीरो बना सका, अगर मैंने सिग्मा एक्स को जीरो कर दिया तो मैं इन वाली दो इक्वेशन को यूज़ करूँगा जिससे मेरा आंसर जल्दी आ जाए। अगर मैं नहीं बना पाया समीशन एक्स को जीरो,
तो मैं फिर ये वाली इक्वेशंस को यहाँ पे यूज़ करूँगा अपनी ए और बी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ओरिजिन ईयर नहीं गिवन है, ओरिजिन ईयर स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि ये आपका ओरिजिन ईयर है, आपको स्पेसिफाई ही नहीं कर रखा, तो मैं क्या करूँगा, मैं समीशन एक्स को जीरो बना दूंगा एंड फिर अपनी सिंप्लीफाइड इक्वेशन को यूज़ कर लूँगा, मतलब कि इन दोनों इक्वेशन को यूज़ कर लूँगा, जिससे मेरा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, नॉर्मल सा। फोर्थ पॉइंट आपको क्या कहता है? फोर्थ पॉइंट आपको कहता है कि समीशन ऑफ वाई माइनस वाई सी इक्वल्स टू जीरो होता है। वाई आपका क्या होता है? वाई आपका होता है यहाँ पे एक्चुअल डेटा जो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, और वाई सी क्या होता है? जो हम यहाँ पे 10 वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। वाई सी क्या था? ये वाला वाई सी। तो नॉर्मल सी बात है, अगर मैं वाई में से वाई सी सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और उसका फिर समीशन ले लूंगा, तो वो हमेशा मेरा हमेशा यहाँ पे जीरो होता है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में मुझे क्या पता चलता है? अगर आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन हो कि आपको ट्रेंड एलिमिनेट करना है यूजिंग एडिटिव मॉडल, तो आप क्या करोगे? आप वाई माइनस वाई सी वाला फॉर्मूला लगाओगे। एंड अगर आपको ये लिखा हो क्वेश्चन के अंदर कि आपको मल्टीप्लिकेटिव मॉडल के थ्रू आपको ट्रेंड एलिमिनेट करना है, तो आप अपना फॉर्मूला लगाओगे वाई डिवाइडेड बाय वाई सी। अभी हो सकता है कि आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें समझ में ना आई हो, बस इतना ध्यान रखो, आपको ये तीन यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखी है, या तीन यहाँ पे जो फॉर्मूलाज दे रखे हैं, इनको सबसे पहले याद कर लो। पहला क्या है? इक्वेशन क्या होती है नॉर्मल हमारी यहाँ पे लाइन की? वाई सी इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। नॉर्मल इक्वेशन हमारी कौन सी होती है? समीशन वाई इक्वल्स टू एन ए प्लस बी समीशन एक्स। एंड सेकेंड कौन सी होती है हमारी? समीशन एक्स वाई इक्वल्स टू ए समीशन एक्स प्लस बी समीशन एक्स स्क्वायर। इससे क्या होगा? इन दोनों इक्वेशंस के अंदर अगर हम वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद अगर इनको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारी यहाँ पे ए और बी की वैल्यूज आ जाएगी। अगर मैं क्वेश्चन के अंदर समीशन एक्स को जीरो बना पाया, अगर क्वेश्चन के अंदर मैं अपने समीशन एक्स को जीरो बना पाया, तो मैं फिर सिंप्लीफाइड इक्वेशंस को यूज़ कर लूँगा। मैं यहाँ पे पूरा क्यों निकालूँ अपनी इक्वेशन के यहाँ पे सारी आइटम्स, मैं तो फिर सिंप्लीफाइड इक्वेशन को यहाँ पे यूज़ कर लूँगा एंड ए एंड बी की वैल्यू मेरी थोड़ी जल्दी आ जाएगी। ए एंड बी की वैल्यू मेरी थोड़ी जल्दी आ जाएगी और डायरेक्ट आ जाएगी। ठीक है, तो चलो अब सबसे पहले इसका स्टार्ट करते हैं। एफ एम सी नंबर वन। एफ एम सी नंबर वन हमें क्या कहता है? द सेल्स ऑफ अ कमोडिटी आर गिवन बिलो। हमें यहाँ पे एक कमोडिटी की सेल्स गिवन है। सेल्स कैसे गिवन है? यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो ईयर चल रहे हैं वो हमारे यहाँ पे ईयर चल रहे हैं, ईयर 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 4 एंड 5। 1999 के अंदर हमारी यहाँ पे 82,000 की सेल्स थी। 2000 के अंदर हमारी यहाँ पे 86,000 की सेल थी। 2001 के अंदर हमारी यहाँ पे 81,000 की थी। 2 के अंदर यहाँ पे 86,000। 3 के अंदर हमारी यहाँ पे 92,000। 4 के अंदर 90,000 एंड 5 के अंदर 99,000 की हमारी यहाँ पे सेल्स थी। अब हमें क्या करना है? हमें यूजिंग द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर हमें यहाँ पे फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इक्वेशन टू दी डेटा। हमें यहाँ पे फिट करनी है स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इक्वेशन, इस डाटा के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे फिट करनी है उसे। अब जब भी आपको ऐसा लिखा मिल जाए कि फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इक्वेशन, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ट्रेंड वाला मेथड लगाना है। जब भी आपको ये लिखा हुआ मिल जाए तो आपको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ट्रेंड वाला मेथड लगाना है। अगर आपको यहाँ पे पैराबोलिक ट्रेंड लिखा हुआ होता है तो वो सेकंड वाले मेथड पे आ जाता है, पैराबोलिक ट्रेंड वाले मेथड के ऊपर, पर वो तो लिखा नहीं हुआ। तो ये क्या हुआ? ये क्वेश्चन हमारा हो गया मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के स्ट्रेट लाइन ट्रेंड वाले उसके मेथड के ऊपर। अब जब भी ये लिखा हुआ हो तो हमें क्या करना है? इसका सिंपल सा मतलब होता है कि मुझे यहाँ पे मेरी इक्वेशन आइडेंटिफाई करनी है। मुझे यहाँ पे क्या करना है? मुझे मेरी यहाँ पे इक्वेशन आइडेंटिफाई करनी है। इक्वेशन कौन सी वाली? y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। मुझे यहाँ पे y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स के अंदर a की वैल्यू निकालनी है एंड b की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो मेरी यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई यहाँ पे मेरी 3, एग्जाम्पल है ये अभी, तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? y इक्वल्स टू 2 प्लस 3x। तो मेरा यहाँ पे ये इक्वेशन मेरे को यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है और मेरा यहाँ पे पहला पार्ट हो जाएगा सॉल्व। सेकेंड पार्ट के अंदर मुझे क्या करना है? सेकेंड पार्ट के अंदर मुझे यहाँ पे एवरेज एनुअल चेंज इन द सेल्स निकालना है। एवरेज एनुअल चेंज इन द सेल्स मतलब कि मेरा यहाँ पे साल आना कितना मेरी सेल्स के अंदर चेंज आता है। अब कि चेंज का अगर मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आपको चेंज वगैरह बताना हो तो कैसे बताएंगे? ये आपका डिटरमाइन होता है स्लोप के अकॉर्डिंग। अब स्लोप क्या होती है? बी आपका रिप्रेजेंट करता है स्लोप को। तो जो भी बी की वैल्यू होगी वो मेरी यहाँ पे सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। जो भी मेरा बी निकल के आएगा वो मेरा सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। और बी मेरा यहाँ पे क्या डिनोट करेगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो मेरा एवरेज एनुअल चेंज इन सेल्स को मेरा यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड पार्ट के अंदर मुझे क्या करना है? मुझे यहाँ पे हर साल की ट्रेंड वैल्यू निकालनी है 1999 से लेके 2005 तक की। मतलब कि इन सारे ईयर्स की मुझे यहाँ पे ट्रेंड वैल्यू डिटरमाइन करनी है। उसके बाद मुझे क्या करना है? मुझे यहाँ पे दिखाना है कि डिफरेंस
बिटवीन एक्चुअल एंड ट्रेंड वैल्यूज इज इक्वल टू जीरो। मतलब कि मुझे यहाँ पे y माइनस वाई सी करके हर साल का उसका फिर मैं सम करूँगा और मैं ये बताऊँगा कि इसका जो आंसर है वो ज़ीरो आएगा। ये मुझे यहाँ पे थर्ड पार्ट के अंदर करके बताना है। फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट के अंदर मुझे यहाँ पे बताना है, मुझे यहाँ पे प्रिडिक्ट करना है कि मेरी यहाँ पे 2010 की सेल्स क्या होगी। मेरे को यहाँ पे 1999 से लेके 2005 तक का बता रखा है। तो इसके यहाँ पे एनालिसिस के ऊपर, इन सारे साल्स के एनालिसिस के ऊपर, इन सारे साल्स के डेटा के ऊपर मुझे यहाँ पे प्रिडिक्ट करना है 2010 की सेल्स। चलो अभी इस क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस तरीके का यहाँ पे फॉर्मेट बनाएंगे अपने क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। अब क्या होगा, जो हमारा पहला कॉलम होगा, पहला कॉलम होगा हमारा यहाँ पे ईयर्स का। ईयर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम यहाँ पे टी से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड कॉलम के अंदर मैं यहाँ पे क्या लूँगा, मैं यहाँ पे लूँगा सेल्स। सेल्स मेरी किस कैसे दे रखी है, सेल्स मेरी यहाँ पे थाउजेंड्स में दे रखी है, जिसको मैं डिनोट करूँगा वाई से। उसके बाद क्या है, अब ये देखो, अब जो यहाँ पे मेरे को एक्स भी तो चाहिए एक तरीके से, यहाँ पे मुझे एक्स चाहिए। पर एक्स निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अगर आप नॉर्मल सा देखो, सबसे पहले चलो ये भी समझो इसके अंदर क्या है। सबसे पहले आप ईयर्स गिनो, यहाँ पे आपको कितने ईयर्स दे रखे हैं। अगर आप यहाँ पे गिनो तो आपको यहाँ पे 7 ईयर्स दे रखे हैं। 7 क्या होता है, मेरा यहाँ पे ऑड ऑड होता है। 7 क्या होता है, 7 मेरा यहाँ पे ऑड होता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे आप ये भी देखो, यहाँ पे क्या आपको क्वेश्चन के अंदर जो आपका यहाँ पे ओरिजिन ईयर है वो क्या गिवन है कि आपको ये वाला ओरिजिन ईयर मानना है। ऐसा तो कुछ भी नहीं गिवन। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अपने समीशन ऑफ एक्स को जीरो बनाऊंगा। अब समीशन ऑफ एक्स मेरा यहाँ पे जीरो कैसे बनेगा, कैसे बनेगा ये देखो। आप कुछ मत करो, आप जो भी यहाँ पे बीच का साल है, जो भी आपका यहाँ पे बीच का साल है उसकी वैल्यू यहाँ पे जीरो ले लो। उसको क्या करो, उसकी वैल्यू यहाँ पे जीरो ले लो। उसको क्या करोगे, उसकी वैल्यू आप यहाँ पे जीरो ले लोगे। और जीरो कब लेते हैं, जब मतलब कि जीरो क्या रिप्रेजेंट करेगा, मतलब वो ओरिजिन ईयर है एक तरीके से। तो नॉर्मल सी बात है, ये क्वेश्चन कुछ स्टेप्स पे बेस्ड होता है। सबसे पहला स्टेप हमारा यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहला स्टेप हमारा यहाँ पे ये होगा कि हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन कौन से वाले मेथड के ऊपर बेस्ड है। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के स्ट्रेट लाइन ट्रेंड वाले मेथड के ऊपर बेस्ड है या पैराबोलिक ट्रेंड के ऊपर बेस्ड है, ये आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद सेकेंडली ये आइडेंटिफाई करो कि क्या ये क्वेश्चन ऑड का है, क्या ये इवन का है। ऑड का अलग ट्रीटमेंट होता है, इवन में एक स्टेप ज़्यादा आ जाता है। तो हमने ये देख लिया कि यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स के अकॉर्डिंग हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये ऑड वाला क्वेश्चन है, ये आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद हमने ये आइडेंटिफाई करा तीसरी चीज़ कि यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे पर्टिकुलरली कोई ओरिजिन ईयर क्वेश्चन ने बता रखा है कि मुझे क्वेश्चन के अंदर ये ओरिजिन ईयर लेना है पर्टिकुलर, ऐसा तो कुछ भी नहीं बता रखा। तो मतलब कि मैं अपनी मर्जी से कोई भी ईयर को ओरिजिन ईयर बना सकता हूँ। अब ऑड के क्वेश्चन में क्या होगा, ऑड के क्वेश्चन के अंदर हमेशा आप अपने बीच के ईयर को ओरिजिन ईयर बना लेना। बीच का ईयर कौन सा होगा, 3 इधर से गए 3 इधर से गए, 2002 बचा, तो इस ईयर को मैं यहाँ पे ओरिजिन ईयर बना दूंगा। तो ओरिजिन ईयर की मेरी यहाँ पे वैल्यू क्या होती है, ओरिजिन ईयर की वैल्यू क्या होती है, ओरिजिन ईयर की मेरी जो वैल्यू वो तो मेरी यहाँ पे जीरो होती है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मल सा देखो, यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के अंदर अपने ईयर्स को लिखेंगे। मेरे पास यहाँ पे क्या क्या ईयर चल रहे हैं, मेरे पास यहाँ पे चल रहे हैं 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 एंड 2005। ये मेरे यहाँ पे ईयर चल रहे हैं। उसके बाद मेरे को यहाँ पे सेल्स कितनी गिवन है, सेल्स को मैं किससे रिप्रेजेंट करूँगा, वाई से। सेल्स मेरे पास यहाँ पे कितनी चल रही है, 82, 86, 81, 86, 92, 90, 99। उसके बाद अब क्या है, यहाँ पे मैंने ओरिजिन ईयर कौन सा वाला ले लिया, ओरिजिन ईयर मैंने यहाँ पे 2002 को बना दिया। अगर मैंने यहाँ पे ओरिजिन ईयर 2002 बना दिया तो मैंने क्या देखा था, मैंने देखा था एक्स मेरा क्या होता है, मैंने क्या देखा था, एक्स मेरा यहाँ पे क्या होता है, एक्स मेरा होता है डेविएशन ऑफ ओरिजिन ईयर फ्रॉम टाइम पीरियड। मतलब कि जो मेरा टाइम पीरियड, मतलब कि टी में से मेरे को ओरिजिन ईयर माइनस करना है, मुझे टी में से ओरिजिन ईयर को करना है माइनस। तो यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मेरा ओरिजिन ईयर क्या है, मैंने यहाँ पे 2002 को ओरिजिन ईयर बना दिया। तो टी माइनस 2002 करूँगा मैं यहाँ पे। टी माइनस 2002 क्या होगा, ये देखो, टी सबसे पहले मेरा क्या है 1999, 1999 माइनस 2002 मेरा यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे मेरा आएगा -3। उसके बाद 2000 माइनस 2002, तो ये आएगा मेरा -2। 2001 माइनस 2002 तो -1।
अब आता है 2002 माइनस 2002, तो ये क्या हुआ, ये मेरा ज़ीरो हुआ। और यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख भी सकता था, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख भी सकता था। कैसे? क्योंकि मुझे तो पता है कि ये मेरा अगर ओरिजिन ईयर है, ये मेरा अगर ओरिजिन ईयर है, तो ओरिजिन ईयर की मेरी यहाँ पे वैल्यू होती है ज़ीरो। ओरिजिन ईयर की मेरी यहाँ पे वैल्यू होती है ज़ीरो। उसके बाद क्या है, यहाँ पे क्या करूँगा, 2003 माइनस 2002, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, देन 2, देन 3। तो क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास y की वैल्यूज आ गई, यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू आ गई। तो ये तीन कॉलम तो आपके हर क्वेश्चन के अंदर बनेंगे ही बनेंगे। ये क्या होगा, ये तीन कॉलम तो आपके हर क्वेश्चन के अंदर बनेंगे ही बनेंगे। अब आ जाओ, अब क्या करना है मेरे को। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं अपने नेक्स्ट पेज के ऊपर अपनी इक्वेशंस को नोट डाउन कर लूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं अपने नेक्स्ट पेज के ऊपर अपनी इक्वेशंस को नोट डाउन कर लूँगा। मेरी यहाँ पे इक्वेशंस क्या क्या है बताओ, मेरी यहाँ पे इक्वेशंस क्या क्या है, मेरी यहाँ पे इक्वेशन क्या क्या है। अगर मैं नॉर्मल से देखूँ, इक्वेशन कौन से वाली, ये देखो, मैं यहाँ पे अपनी इन वाली इक्वेशन को नोट डाउन कर लूँगा। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अपनी इन वाली इक्वेशंस को नोट डाउन कर लूँगा। तो चलो, सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लेते हैं एक बार साइड में। तो यहाँ पे मेरे पास क्या निकल के आता है, मेरी यहाँ पे इक्वेशंस क्या है, वी नो डैट समीशन y इक्वल्स टू एन ए प्लस बी समीशन एक्स वाई इक्वल्स टू ए समीशन एक्स प्लस बी समीशन एक्स स्क्वायर। ये मेरी यहाँ पे इक्वेशंस है। अब ये देखो, अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मैंने ये वाली इक्वेशंस क्यों ली, अभी तो आपको पढ़ा रहा हूँ, तो धीरे धीरे आपको बताऊंगा। अभी क्या है, यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे समीशन एक्स का सम लूँ, समीशन एक्स का सम क्या आएगा, -3 से -3 कैंसिल, -2 से 2 कैंसिल, -1 से 1 कैंसिल, तो ये मेरा आ जाएगा यहाँ पे ज़ीरो। तो क्या हुआ, अगर मेरा समीशन एक्स ज़ीरो है, अगर मेरे यहाँ पे समीशन एक्स ज़ीरो है, तो ये वैल्यू तो पूरी ज़ीरो हो गई, इसको मैं यहाँ पे हटा दूंगा। उसके बाद ये वैल्यू भी मेरी यहाँ पे जीरो होगी, तो मैं इसको भी हटा दूंगा। तो क्या होगा, मैं यहाँ पे अपनी सिंप्लीफाइड इक्वेशंस को यूज़ करूँगा, और ये मेरी सिंप्लीफाइड इक्वेशंस है, मेरी ए और बी, जिससे मेरे यहाँ पे निकल के आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे मैं आपको फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर मुझे कहीं भी नहीं गिवन कि मुझे इस पर्टिकुलर ईयर को ओरिजिन ईयर मानना है। अब मुझे नहीं गिवन, तो मैंने अपनी मर्जी से कोई भी ईयर मैंने यहाँ पे ओरिजिन ईयर बना दिया, और वो कुछ इस तरीके से बनाया जिससे मेरा जो समीशन एक्स है वो मेरा यहाँ पे ज़ीरो निकल के आ जाए, जिससे जो मेरा समीशन एक्स है वो मेरा यहाँ पे ज़ीरो निकल के आ जाए। अब ये ज़ीरो कभी आता, जब मैं यहाँ पे बीच की वैल्यू को ज़ीरो यहाँ पे पुट करता, मतलब बीच के ईयर को मैं यहाँ पे ओरिजिन ईयर बनाता, तभी मेरा यहाँ पे समीशन एक्स ज़ीरो आता। अगर मैं यहाँ पे 1999 को ज़ीरो बना देता या ओरिजिन ईयर ले लेता, तो 1999 का अगर ओरिजिन ईयर लेता तो इसकी वैल्यू ज़ीरो होती, नेक्स्ट वाले की 1, 2, फिर 3, देन 4, देन 5, देन 6, ऐसे करके। तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे मेरा समीशन एक्स ज़ीरो नहीं आता। तो मैंने क्या करा, समीशन एक्स को ज़ीरो बनाने के लिए ऑड वाले क्वेश्चन के अंदर मैं बीच का ईयर हमेशा यहाँ पे लूँगा, बीच के ईयर को यहाँ पे मैं अपना ओरिजिन ईयर बनाऊँगा। अब उसके बाद, अब ये देखो, अब मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चाहिए क्या क्या, मेरे पास यहाँ पे मुझे ए निकालना है, बी निकालना है। ए और बी निकालने के लिए मेरे को एन पता होना चाहिए और समीशन वाई पता होना चाहिए। अब एन क्या है, एन तो मेरा यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स हो गया। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एन तो मेरा 7 हो गया। पर समीशन वाई कैसे निकालूँ, तो समीशन वाई कैसे निकलेगा, समीशन वाई तो मेरा ये रहा, यहाँ पे वाई की वैल्यूज़ है, वाई की वैल्यूज़ को मैं सबको ऐड कर दूंगा, तो मेरा यहाँ पे समीशन वाई निकल के आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, इस सबका सम लगाओ, 82 प्लस 86 प्लस 81 प्लस 86 प्लस 92 प्लस 90 प्लस 99। तो मेरा यहाँ पे क्या निकल के आएगा, समीशन वाई इक्वल्स टू 616। ये मेरा समीशन वाई निकल के आ गया। अब उसके बाद मुझे क्या क्या चाहिए, उसके बाद मुझे समीशन एक्स वाई चाहिए एंड समीशन एक्स स्क्वायर चाहिए। समीशन एक्स वाई चाहिए एंड समीशन एक्स स्क्वायर चाहिए। अब समीशन एक्स वाई के लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपनी x की वैल्यूज़ और y की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दूंगा, x की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू, एंड एंड में आके उन सब सारी वैल्यूज़ का सम लगा दूंगा। तो ये देखो, यहाँ पे क्या होगा, 82 इंटू -3, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 246, देन 86 इंटू -2, तो माइनस का 172, देन 81 इंटू -1, तो माइनस का 81। उसके बाद 86 इंटू ज़ीरो, तो ये तो होगा ज़ीरो। उसके बाद 92 इंटू 1, 92, 90 इंटू 2, 180, 99 इंटू 3, यहाँ पे क्या आएगा 297।
उसके बाद अब इन सारी वैल्यूज़ का सम लगाओ, -246, -172, -81, +0, +92, +180, +297। तो मेरा यहाँ पे समीशन एक्स वाई निकल के आ गया 70। अब उसके बाद आ जाओ एक्स स्क्वायर के ऊपर। एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा? जो भी मेरी यहाँ पे एक्स की वैल्यूज़ है, ये सारी वैल्यूज़ जो मेरे यहाँ पे एक्स की चल रही है, इन सब का मैं स्क्वायर लगा दूंगा। स्क्वायर कैसे होगा? -3 का स्क्वायर क्या होगा? यहाँ पे मेरा आ जाएगा 9। उसके बाद मेरा 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। -2 का स्क्वायर होगा 4, -1 का स्क्वायर होगा 1, 0 का स्क्वायर 0, उसके बाद 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो मेरा यहाँ पे समीशन एक्स स्क्वायर क्या निकल के आएगा? 9 + 4 + 1 + 0 + 1 + 4 + 9। तो ये मेरा निकल के आ गया 28। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे मेरे पास सारी वैल्यूज़ निकल के आ गई। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे मेरे पास सारी वैल्यूज़ निकल के आ गई। अब मैं इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो पुट यहाँ पे देखो कैसे होएगा। यहाँ पे समीशन वाई कितना है मेरे यहाँ पे? समीशन वाई है मेरा यहाँ पे 616 = 7a। उसके बाद क्या होगा? समीशन एक्स वाई यहाँ पे मेरे पास कितना है? समीशन एक्स वाई है मेरे पास यहाँ पे 70 = b इंटू में 28। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास ए की वैल्यू क्या निकल के आती है? ए की वैल्यू आती है 616 डिवाइडेड बाय 7। तो मेरा यहाँ पे निकल के क्या आएगा? 88। ए की वैल्यू आ गई मेरे पास यहाँ पे 88। एंड अगर बी को सॉल्व करूँ तो बी में क्या आएगा? 70 डिवाइडेड बाय 28। तो मेरे पास यहाँ पे बी की वैल्यू आ जाएगी 2.5। ये मेरे पास ए और बी की वैल्यू आ गई। अब मेरी इक्वेशन क्या होती है? मेरी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ट्रेंड की इक्वेशन क्या होती है? मेरे पास यहाँ पे ट्रेंड इक्वेशन क्या है? मेरे पास यहाँ पे ट्रेंड इक्वेशन होती है YC = A + BX। अब यहाँ पे YC = A की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू है 88 प्लस B की वैल्यू क्या है? 2.5x। तो मेरा यहाँ पे पहला पार्ट हो चुका है सॉल्व। मेरा यहाँ पे पहला पार्ट हो चुका है सॉल्व। मुझे यहाँ पे इक्वेशन निकाल के देनी थी इनको, जो मैंने यहाँ पे दे दी। उसके बाद सेकंड पार्ट के अंदर क्या है? सेकंड पार्ट के अंदर मुझे यहाँ पे एवरेज एनुअल चेंज इन द सेल्स बताना है। एवरेज एनुअल चेंज इन द सेल्स क्या होगा? एवरेज एनुअल चेंज इन द सेल्स, एवरेज एनुअल चेंज इन सेल्स, चेंज इन सेल्स इक्वल्स टू क्या होगा? इक्वल्स टू होगा मेरा यहाँ पे बी। अब बी क्या होता है? बी मेरा यहाँ पे क्या निकल के आया है? बी मेरा आया है 2.5। अगर मैं इसको यहाँ पे 2.5 है, 2.5 तो मेरी यहाँ पे नॉर्मल नंबर है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो मेरी सारी फिगर्स है वो मेरी यहाँ पे थाउजेंड्स के अंदर चल रही है। तो 2.5 इंटू में 1000, तो मेरा यहाँ पे क्या निकल के आएगा? मेरा यहाँ पे क्या निकलेगा? मेरे यहाँ पे 2500 निकल के आएगा। मतलब कि 2500 से मेरा यहाँ पे चेंज आता है हर साल, सालाना मेरे पास यहाँ पे चेंज आता है मेरी सेल्स का ना 2500 से। थर्ड क्या है? थर्ड मुझे क्या बताना है? मुझे यहाँ पे थर्ड में बताना है ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यूज़ फॉर द ईयर्स 1999 टू 2005। मुझे यहाँ पे ट्रेंड वैल्यूज़ बतानी है। मतलब कि मुझे यहाँ पे हर साल का वाई सी निकालना है, हर साल का। अब वाई सी क्या निकलता है? वाई सी की इक्वेशन क्या है? 88 + 2.5x। एक एक करके यहाँ पे हर साल के अंदर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा एंड मेरे पास यहाँ पे हर साल की ट्रेंड वैल्यूज़ निकल के आ जाएगी। मेरे पास यहाँ पे वाई सी की यहाँ पे वैल्यूज़, यहाँ वाई सी की इक्वेशन क्या है? 88 + 2.5x। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू सबसे पहले यहाँ पे क्या है? x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे -3 रखूँ, x की वैल्यू सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या रखूँगा? x की वैल्यू सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे आएगी -3। तो 88 + 2.5 इंटू में -3। अगर मैं ये इसको सॉल्व करूँ तो मेरा यहाँ पे क्या निकल के आएगा? 80.5। उसके बाद सेकंड में क्या रखूँगा? 2000 के लिए यहाँ पे मैं -2 रख देता हूँ, x की वैल्यू -2। तो उसके बाद 88 + 2.5 इंटू में -2, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू निकल के आएगी 83। सिमिलरली आपको यहाँ पे सारे ईयर्स की निकालनी है। अब मैं अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू -1 रखूँगा तो 88 + 2.5 इंटू में -1, तो ये क्या निकल के आएगा? 85.5। ये क्या आएगा? 85.5। 2002 की मेरी वैल्यू आएगी 0। उसके बाद 2003 के लिए मैं एक्स की वैल्यू पुट करूंगा 1, देन 2004 के लिए एक्स की वैल्यू रखूंगा 2 एंड 2005 के लिए एक्स की वैल्यू रखूंगा 3। तो ये देखो यहाँ पे मेरी क्या क्या वैल्यूज़ निकल के आएगी। यहाँ पे मेरी बताओ, यहाँ पे मेरी क्या क्या वैल्यूज आएगी? ये देखो यहाँ पे आपने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे 0 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 88। अगर मैं 88 + 2.5 इंटू में 0 करूँ तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा।
एंड यहाँ पे मेरा 88 बचा, तो यहाँ पे मेरी क्या वैल्यू होगी, यहाँ पे मेरी वैल्यू होगी 88। उसके बाद नेक्स्ट की मेरी क्या होगी, नेक्स्ट की मेरी यहाँ पे होगी 90.5, उससे नेक्स्ट की मेरी 93, एंड उससे नेक्स्ट की मेरी यहाँ पे होगी 95.5। इतना समझ में आया। अब देखो, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने थर्ड पार्ट का हाफ पार्ट पूरा कंप्लीट कर दिया। उसके बाद मुझे क्या कहता है, शो डैट सम ऑफ डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड ट्रेंड वैल्यूज इज इक्वल टू जीरो। मतलब कि y माइनस वाई सी का जो भी सम आएगा वो मुझे जीरो बताना है। तो यहाँ पे y माइनस वाई सी क्या है, y मेरा ये रहा, वाई सी मेरा ये रहा। 82 माइनस 80.5 मेरा यहाँ पे आएगा 1.5। 86 माइनस 83 तो 3। 81 माइनस 85.5 तो यहाँ पे आएगा -4.5। 86 माइनस 88 तो -2। उसके बाद 92 माइनस 90.5 तो 1.5। उसके बाद 90 माइनस 93 तो 3, यहाँ पे माइनस में 3। उसके बाद 99 माइनस यहाँ पे 95.5 तो 3.5। अगर मैं इन सबका सम लगाऊं, 1.5 प्लस 3 माइनस 4.5 माइनस 2 प्लस 1.5 माइनस 3 प्लस 3.5, तो मेरा यहाँ पे समीशन ऑफ y माइनस वाई सी निकल के आएगा 0। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। फोर्थ पार्ट मुझसे क्या कहता है, मुझे यहाँ पे 2010 की यहाँ पे मुझे सेल्स प्रिडिक्ट करनी है। अब वो मैं कैसे करूँगा, फोर्थ पार्ट के लिए आ जाओ यहाँ पे। यहाँ पे मेरे वाई सी क्या चल रहा है, मतलब मेरी इक्वेशन क्या चल रही है, टेंथ इक्वेशन मेरी चल रही है यहाँ पे 88 प्लस 2.5x। अब क्या था, अगर मुझे 1999 की टेन वैल्यू निकालनी थी तो मैंने x की वैल्यू रखी थी -3। 2000 की निकालनी थी तो मैंने यहाँ पे रखी थी x की वैल्यू -2। 1 की निकाली थी तो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू रखी -1। 2 की निकाली थी जो मेरा ओरिजिन ईयर है उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी थी 0। सिमिलरली अब मुझे यहाँ पे अगर मैं आगे कंटिन्यू करूँ तो मेरे को यहाँ पे 2010 की मेरी x की वैल्यू क्या होगी, 2010 की मेरी x की वैल्यू क्या होगी। अगर मेरी यहाँ पे 2003 की वैल्यू 1 है, 4 की वैल्यू यहाँ पे मेरी 2 है, 5 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 3 है, तो मेरी 10 की वैल्यू क्या होगी। 10 की वैल्यू नॉर्मल निकालने के लिए अगर आप नॉर्मली काउंट भी करोगे तो 2006 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या होगी, 2006 की बताओ। 2006 की वैल्यू होगी 4, 7 की होगी 5, 8 की होगी 6, 9 की होगी 7, एंड 10 की होगी मेरी यहाँ पे 8। मतलब कि 2010 की मेरी यहाँ पे x की वैल्यू होगी 8। तो उसको x की वैल्यू को मैं यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो वाई सी इक्वल्स टू 88 प्लस 2.5 इंटू में 8, तो यहाँ पे मेरा क्या निकल के आएगा, 88 प्लस यहाँ पे नॉर्मल, अगर मैं इसको नॉर्मल सॉल्व भी कर दूँ तो 88 प्लस 2.5 इंटू में 8, तो मेरी यहाँ पे क्या वैल्यू निकल के आएगी, वो मेरी यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी 108। मेरी यहाँ पे वैल्यू निकल के आ रही है 108 नॉर्मल। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरी 108 तो नॉर्मल है, जो मेरा यहाँ पे डाटा चल रहा था वो मेरा थाउजेंड्स में चल रहा था, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1000 से। तो मेरा यहाँ पे क्या होएगा, मेरी यहाँ पे सेल्स क्या निकल के आएगी, सेल्स मेरी यहाँ पे 2010 के लिए मेरी निकल के आएगी ₹1,08,000 मेरी यहाँ पे सेल्स होगी 2010 के लिए। अब क्या होगा, यहाँ पे आके हमारा क्वेश्चन हो जाता है पूरा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आके हमारा क्वेश्चन हो जाता है पूरा। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर अगर आपको अपनी प्रेजेंटेशन को और इंक्रीज करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को नोट डाउन कर सकते हो। वैल्यूज़ को कैसे, या आप यहाँ पे इसके नॉर्मली बता सकते हो कि यहाँ पे आपका ओरिजिन ईयर क्या है, एक्स क्या है और वाई क्या है। वो कैसे, अब ये देखो, ये जो आपकी इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर आपको यहाँ पे कैसे आया है और इसमें ओरिजिन ईयर क्या है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, इस इक्वेशन के लिए मेरा ओरिजिन ईयर क्या है, मेरा यहाँ पे ओरिजिन ईयर नॉर्मल सा मेरा यहाँ पे मैंने क्या माना था 2002। उसके बाद यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स की यूनिट्स क्या है मेरे लिए, यहाँ पे एक्स की यूनिट्स क्या है बताओ। यहाँ पे मैं एक्स की यूनिट्स मेरी यहाँ पे डिनोट करती है 1 ईयर, एंड वाई की यूनिट्स मेरी यहाँ पे क्या डिनोट करती है, वाई की यूनिट्स मेरी यहाँ पे क्या डिनोट करती है, एनुअल सेल्स। वाई की यूनिट्स मेरी यहाँ पे क्या डिनोट करती है, एनुअल सेल्स, जो कि यहाँ पे मेरी थाउजेंड्स के अंदर है, जो कि यहाँ पे मेरी थाउजेंड्स के अंदर है। तो नॉर्मल सा है ये यहाँ पे नॉर्मल सा है।
तो इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है एक तरीके से। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं था, हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को इतनी आराम से इसलिए करा ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। क्वेश्चन है बहुत छोटा सा, बहुत बिल्कुल आपके 5 मिनट के अंदर आपके यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। पर आपको इन सब चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना है जो जो मैंने आपको बताया। सबसे पहला मैंने आपको क्या बताया कि आपको ये जज करना है कि भाई मुझे मेथड कौन सा लगाना है, मुझे स्ट्रेट लाइन वाला मेथड लगाना है या पैराबोलिक ट्रेंड वाला मेथड लगाना है। उसके बाद मुझे क्या एनालाइज करना है कि क्वेश्चन ऑड का है या इवन का है। ऑड का होगा तो अलग तरीके से सॉल्व करा जाता है, इवन में एक स्टेप ज़्यादा हो जाता है जो हम अभी आगे सीखेंगे। थर्ड स्टेप के अंदर क्या था बताओ, थर्ड स्टेप के अंदर क्या था, थर्ड स्टेप के अंदर मुझे यहाँ पे ये चेक करना है कि क्या मैं समीशन एक्स को जीरो बना सकता हूँ। अगर मैं समीशन एक्स को जीरो बना सकता हूँ तो यहाँ पे मेरा जो क्वेश्चन होगा वो और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं समीशन एक्स को जीरो बना सकता हूँ तो उसके बाद ऑड वाले क्वेश्चन के अंदर मुझे यहाँ पे ओरिजिन ईयर कुछ इस तरीके से लेना है कि जिससे मेरा समीशन एक्स जीरो हो जाए। अब किस तरीके से लेना है, मुझे सबसे बीच वाले ईयर को यहाँ पे ओरिजिन ईयर बना लेना है। क्या, सबसे बीच वाले ईयर को यहाँ पे मैं ओरिजिन ईयर बना लूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद फटाफट से मुझे नेक्स्ट पेज के अंदर अपनी यहाँ पे इक्वेशंस को नोट डाउन करना है। क्या करना है, इक्वेशंस को नोट डाउन करना है ताकि मैं भूल ना जाऊं। तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन को नोट डाउन कर लिया। नोट डाउन करने के बाद इन इक्वेशंस के अकॉर्डिंग मुझे अपनी सारी वैल्यूज को यहाँ पे टेबुलर फॉर्मेट के अंदर कैलकुलेट करना है। मुझे पता चल गया, मेरे बैक ऑफ द माइंड में पता चल गया कि मुझे यहाँ पे एक तो एन चाहिए, समीशन वाई चाहिए, समीशन एक्स स्क्वायर चाहिए एंड समीशन एक्स वाई चाहिए। एन मुझे पता चल गया, समीशन एक्स वाई निकालूंगा, समीशन एक्स वाई निकालूंगा, समीशन वाई निकालूंगा, समीशन एक्स स्क्वायर निकालूंगा। तो ये देखो, समीशन वाई निकाल लिया, समीशन एक्स वाई निकाल लिया, समीशन एक्स स्क्वायर निकाल लिया। उसके बाद क्या था, उसके बाद मैंने इन दोनों को इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया ए और बी के लिए। यहाँ पे मेरी और बी ए और बी की वैल्यू होगी, ए और बी की वैल्यू से यहाँ पे मैंने अभी अपनी इक्वेशन को यहाँ पे बना लिया। उसके बाद प्रेजेंटेशन को और इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे मैंने इसके यूनिट्स को लिख दिया कि इस इक्वेशन में यहाँ पे मेरा ओरिजिन ईयर क्या है 2002, एक्स की यूनिट्स क्या है मेरी 1 ईयर, वाई की यूनिट्स क्या मेरी डिनोट करती है एनुअल सेल्स डिनोट करती है जो है मेरी यहाँ पे थाउजेंड्स के अंदर। उसके बाद सेकंड पार्ट में मैंने क्या करा, सेकंड पार्ट में मैंने यहाँ पे एवरेज एनुअल चेंज इन द सेल्स बता दिया। वो किससे पता चलता है, जब भी इंक्रीज की बात हो रखी है, एवरेज एनुअल चेंज की बात कर रखी हो, वो मेरा डिनोट होता है बी से। थर्ड पार्ट के अंदर मुझे यहाँ पे 10 वैल्यूज बतानी थी। अब हमेशा ये ध्यान रखना, जब भी आपको क्वेश्चन में ये लिखा हो कि फिट अ स्ट्रेट लाइन 10 इक्वेशन, तो इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ इक्वेशन बतानी है, आपको यहाँ पे 10 वैल्यूज नहीं बतानी। आपको यहाँ पे ट्रेंड वैल्यूज नहीं बतानी। ट्रेंड वैल्यूज हमने क्यों बताई, क्योंकि ये थर्ड पार्ट में मेंशन थी कि ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यूज फॉर द ईयर्स 1999 टू 2005। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आपको अगर क्वेश्चन यहाँ तक ही लिखा हुआ होता तो इसमें करते आप सिर्फ नॉर्मल इक्वेशन लगा निकाल के छोड़ देते, आप यहाँ पे ट्रेंड वैल्यूज को कैलकुलेट नहीं करते। उसके बाद अगले में क्या था, मेरे को यहाँ पे बताना था कि यहाँ पे y माइनस वाई सी का जो समीशन है वो मेरा जीरो होता है, वो मैंने बता दिया। फोर्थ पार्ट के अंदर मुझे बताना था कि मुझे यहाँ पे 2010 की सेल्स को एक्सपेक्ट करना था, मतलब प्रिडिक्ट करनी थी। तो यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे 2010 के लिए यहाँ पे मैंने अपनी इक्वेशन लिख दी। ये मेरी इक्वेशन है। 2010 के लिए मेरी यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, वो मैंने यहाँ पे अपनी फिंगर्स पे कैलकुलेट कर लिया कि अगर 2005 के लिए 3 है तो 2010 के लिए मेरी यहाँ पे क्या होगी, वो मेरी यहाँ पे 8 बन के आ जाएगी। तो वो मेरी यहाँ पे 8 बन के आ गई, उसको मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, यहाँ पे मेरा आंसर निकल के आ गया।